चलिए, आज का टॉपिक है अपील्स एंड रिवीजन। सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं आप। आपका एग्जाम दिसंबर 2020 ऑनवर्ड्स कभी भी हो, लाइक दिसंबर और जून, दो अटेम्प्ट के लिए। दिसंबर 2021 वाले नहीं, ठीक है। हालांकि इस एरिया में बहुत कम अमेंडमेंट्स आती हैं। अगर अमेंडमेंट्स नहीं आई तो ये दिसंबर 2021 तक भी काम करेगा, राइट। फिलहाल इमीडिएट जो रिक्वायरमेंट है, आप स्टूडेंट हैं कौन से, दिसंबर 2020 के और जनवरी 2021 के फाइनल के स्टूडेंट्स, ग्रुप 4 पेपर 18। और हम लोग कवर करने जा रहे हैं अब अपील्स एंड रिवीजन टॉपिक। सर बहुत छोटा टॉपिक है। अगर हम लोग बेयर एक्ट के सेक्शन में जाएं, बेयर एक्ट के सेक्शन में जाएं और सेक्शंस सारे पढ़ने की कोशिश करें, तब तो ये 20-25 पेज का टॉपिक है, राइट। बट सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल अगर देखेंगे आप, तो उन्होंने बहुत कम कवरेज की है, सभी सेक्शंस और सभी रूल्स की कवरेज नहीं की है। हाँ, फॉर्म्स इसमें 8 हैं टोटल। अगर हम सेक्शन, रूल्स और फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म्स टोटल 8 तरह के फॉर्म्स और एक रिवीजन के लिए टोटल 9 तरह के 9 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स का यूज है, जो सभी फॉर्म्स स्टडी मटेरियल में मेंशन्ड है। तो अपने को एग्जाम में फॉर्म्स की तैयारी भी करनी है, रूल्स स्पेसिफिक होके रूल नंबर के थ्रू इसकी पढ़ाई नहीं करनी है, राइट। सर जहां रूल्स की इंपॉर्टेंस होती है वहां मैं रूल्स अपने आप बता देता हूं। रूल हुआ, सब रूल हुआ, सेक्शन हुआ, सब सेक्शन हुआ। सर जहां जिसकी इंपॉर्टेंस है, जहां मुझे लगता है रेंज में सारे सेक्शंस की जरूरत है, मैं सारे सेक्शंस, सारे रूल्स और सारे फॉर्म्स बताता हूं। इसमें हमें सेलेक्टिव अप्रोच रखना है। सीएमए के स्टूडेंट्स हैं, सीए का कंटेंट से मैं मिलाने नहीं जा रहा हूं कि सीए फाइनल में वो सेक्शन है या नहीं है। बट हाँ, सीएमए के मॉड्यूल में जाएंगे, सीएमए के मॉड्यूल में जब जाएंगे हम लोग, ये सीएमए फाइनल का मॉड्यूल है आपके सामने, इंस्टीट्यूट ने जो इशू कर रखा है, उस मॉड्यूल में जाएंगे तो बहुत लिमिटेड कवरेज है अपील्स और रिवीजन को लेके। अपील्स और रिवीजन स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 525 पे। जो जनवरी 2020 की मॉड्यूल है वो स्टार्ट हो रही है 525 नंबर पेज पे, और मात्र 3-4 पेज में ये कवरेज खत्म हो जा रहा है। और इंस्टीट्यूट ने एक्चुअली में सेक्शन और सब सेक्शन को यहां पर बॉदर नहीं किया है, मिक्स कर दिया है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहां पे स्टेप्स, अप्रोच, जब हम लोग अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे इसमें, तो उसके जो अप्रोच है उसमें 2-3 सेक्शन है। यहाँ पर सबको इंस्टीट्यूट ने मिक्स करके एक थ्योरेटिकल कंटेंट देने की कोशिश की है। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर सेक्शन और सब सेक्शंस पर फोकस नहीं किया है। इनफैक्ट कॉन्टिन्यूटी में सारे सेक्शन भी नहीं है। तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को बेस में रखते हुए ही मैंने अपने ये नोट्स बनाए हुए हैं। और इस चैप्टर में अगर मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात करूं तो 1-2 जगह जो क्वेश्चन है वो कॉमन है, 1-2 पैटर्न है वो कॉमन है। वही सीए के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन सीएमए में भी पूछे जा रहे हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन जब एग्जाम की बात आ रही है तो 2 कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जहां पर इंस्टीट्यूट बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रही है, एक केस स्टडी फॉर्म में और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन फॉर्म में। और सीए इंस्टीट्यूट और सीएमए इंस्टीट्यूट के ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है, लेवल मतलब जहां पर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दोनों सेम ही लेवल पर, सेम ही जगह पर जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। तो हम लोग ना पूरा क्या कहते हो इसको, मतलब इसको दिल पे लेके नहीं पढ़ना है। सर हमें डिटेल्ड में पढ़ना है, अपील्स एंड रिवीजन्स को जो भी एक्ट में दे रखा है, सारे सेक्शन पढ़ने हैं, सारे रूल्स पढ़ने हैं, सारे फॉर्म्स पढ़ने हैं, एक एक चीज जानना है। सर मैं अपने क्लाइंट का अपील का केस हैंडल करना चाहता हूं। फाइनल लेवल पे आप हैं, लेकिन इतने इमोशंस के साथ इसको नहीं पढ़िएगा, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, जो एग्जाम का पैटर्न है, ऑनलाइन हो या फिर आपका, देखो दिसंबर के लिए सर्टेन है कि पैटर्न ऑनलाइन है, लेकिन जून के लिए पैटर्न ऑनलाइन रहेगा या वापस पेपर बेस्ड में आएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, बेटर रहेगा, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर यहाँ पे डेवलप करना है अगर इंडिया में, तो बेटर होगा कि एग्जाम क्या हो जाए, जब मौका मिला ही है तो एग्जाम आगे भी ऑनलाइन हो जाए। यही सही रहेगा सभी के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। जो एग्जाम से अपियर करने के बाद 2-2.5 महीने का वेटिंग टाइम होता है रिजल्ट का, और मान लो नहीं हुआ तो फिर से हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसके टाइम गैप में बहुत कमी आ जाएगी। और हो सकता है इंस्टीट्यूट साल में 2 बार की जगह इंस्टीट्यूट साल में 4 बार एग्जाम लेना शुरू कर दे। ध्यान सुनिएगा,
सर फिजिकल जो पेपर पेन वाले एग्जाम्स देते हैं उसमें रिजल्ट आने में टाइम लगता है, और टाइम लगने के बाद मान लो एक गैप रहता ही रहता है अगले अटेम्प्ट में, तो उसके लिए सीए हो या सीएमए हो या सीएस हो 6 महीने का ये लोग गैप मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन एग्जाम्स 100% हो जाए सीएमए इंस्टीट्यूट का, तो हमें अपॉर्चुनिटी ना साल में जल्दी जल्दी एग्जाम देने की मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर ने क्या अनाउंसमेंट किया कि जो बच्चे इंटर दिसंबर में एग्जाम देंगे, क्वालिफाई कर गए, तो उनको जून में फाइनल का एक ग्रुप देने का मौका मिलेगा। सर अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले के अनाउंसमेंट है कि जिन बच्चों ने दिसंबर में इंटर का एग्जाम क्लियर कर लिया, उनको जून में ही 6 महीने के अंदर ही एक ग्रुप बैठने के लिए दिया जाएगा। दैट इज अ बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम्स। अगर एग्जाम होता है तो, साथ में उन्होंने क्या डिस्क्लेमर लगाया, अगर एग्जाम होता है तो एक बेनिफिट है। और समझो कि कोविड एक अपॉर्चुनिटी की तरह है। यहां पर अगर हम बात करें तो हाँ, कुछ स्टूडेंट्स जो कंफर्टेबल है ऑब्वियसली पेपर पेन यानी सेंटर पे जाके और लिखने में कंफर्टेबल है कि हम लिख के एग्जाम देना चाहते हैं, उसी में हम कंफर्टेबल है, हम ऑनलाइन मॉडल में नहीं देना चाहते एग्जाम्स। देखिए ऑब्वियसली अगर हम सेंटर बेस्ड एग्जाम रखते हैं फिजिकल पेन पेपर एग्जाम्स, तो कुछ बच्चे खुश नहीं होंगे जो सेंटर पे नहीं पहुंच सकते हैं और जिस एरिया में कोविड के केसेस ज्यादा हैं। तो 100% स्टूडेंट्स को किसी भी मॉडल में सेटिस्फाई करना मुश्किल है। अगर इंस्टीट्यूट कहती है पेन पेपर के एग्जाम्स कंपलसरी हम लेंगे, वहां भी सेटिस्फाइड नहीं है। सीए स्टूडेंट्स में कोहराम मचा हुआ है, राइट। और सीएमए इंस्टीट्यूट ने एक पहल की है ऑनलाइन एग्जाम्स के इंटर और फाइनल लेवल में, तो वहां भी कुछ सेक्शन कोहराम मचा रहे हैं कि नहीं, इट इज नॉट गुड फॉर अस। हालांकि कंबाइंडली ऑल्टरनेटिव डिमांड इंस्टीट्यूट से यही की जा रही है, मैं भी उसमें सहमत हूं कि 1 महीने के लिए एग्जाम को पोस्टपोन्ड कर दे तो ऑनलाइन दे देंगे। और मैं भी इस बात से एग्री कर रहा हूं कि अगर इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन एग्जाम अनाउंस किया है दिसंबर के लिए, तो उस डेट को थोड़ा सा बढ़ा दे बच्चों के लिए और हम लोगों के लिए भी। एज ए फैकल्टी मैं भी क्या चाहूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए कंफर्टेबल हो जाए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज कर ले, थोड़ा सा इंप्रूव कर लें, ताकि मेरे रिजल्ट्स और मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी अच्छे हों। तो स्टूडेंट्स की भी यही डिमांड है। थोड़ा बहुत पैनिक स्टूडेंट्स में इसीलिए है कि ऑनलाइन एग्जाम्स है ठीक है, बट हमें इसको प्रिपेयर करने का 1 महीना एटलीस्ट टाइम मिलना चाहिए। हालांकि फिर से मैं कहूंगा सेंट्रल काउंसिल मेंबर ने जो कंफर्म किया है वो ये कि हम इसी शेड्यूल्ड डेट को एग्जाम लेंगे। कोविड के सिचुएशन को देखते हुए अगर हमें पोस्टपोन करना भी पड़ा तो ये हम डिसीजन 20 और 25 नवंबर के आसपास लेंगे। रिसेंटली 1 या 2 दिन पहले का ये आउटकम है। उन्होंने कहा है कि हम शेड्यूल्ड डेट पे ही एग्जाम लेना चाहते हैं। वी आर वरीड फॉर दोज स्टूडेंट्स जो जून में एग्जाम देना चाहते थे, कैंसिल हो गया दिसंबर में, और जो बहुत दिनों से दिसंबर को टारगेट में रख के प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जो दिसंबर में ही एग्जाम देना चाहते हैं, अराउंड वो 70 से 80% वॉल्यूम रखते हैं। हालांकि ठीक है, अब मैं कोई ओपिनियन तो करवा नहीं रहा कि कोई पोल हो रहा है और सब बच्चे अपना अपना ओपिनियन देंगे कि एग्जाम कब होना चाहिए, बट ओवरऑल स्टूडेंट्स की एज वेल एज हम टीचर्स की तो डिमांड यही है कि एग्जाम ऑनलाइन हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंस्टीट्यूट ना मॉक टेस्ट उसी पैटर्न का दे जिस पैटर्न का वो पूछेगी। हालांकि उस पैटर्न में डिफरेंट है, इंस्टीट्यूट जो मॉक टेस्ट ले रही है ऑनलाइन और जो इंस्टीट्यूट पूछेगी एग्जाम में उसमें डिफरेंस है। उसको मेंटेन करने के लिए इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है कि हम मॉडल टेस्ट लेंगे। एक टेस्ट जो ऐसा आप एग्जाम में देंगे वैसा एक मॉडल टेस्ट आपको हम 5-10 दिन पहले अटेम्प्ट करने के लिए बोलेंगे। ऐसा उन्होंने फाउंडेशन में किया था सितंबर मंथ में, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए किया था। मेन एग्जाम से पहले एक मॉडल एग्जाम, डिट्टो वही पेपर जैसा एग्जाम का पैटर्न क्वेश्चन आने वाला है वैसा ही पैटर्न पे आपको एग्जाम दिया जाएगा। ऐसा कुछ इंस्टीट्यूट ने किया है अनाउंसमेंट। चलिए सर, ये बातें तो होती रहेंगी ऑनलाइन एग्जाम्स की और पेन पेपर बेस्ड एग्जाम्स की। हम लोग अपील और रिवीजन में जो 8-10 पेज के कंटेंट हैं एज पर आर इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली जो कंटेंट है उसका मैं एक ओवरऑल समरी और ओवरव्यू दे देता हूं आपको, और उसके बाद फिर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। सर सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है ये थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी।
सर इसी के ऑर्डर, इसी के डिसीजन पे अपील होगा, इसी का पास किया हुआ जो ऑर्डर है, इसी का जो लिया हुआ डिसीजन है, उसके अगेंस्ट में अपील होगा, उसके अगेंस्ट में रिवीजन होगा। तो वो ऑफिसर कौन है जिसके ऑर्डर पे अपील होगा, जिसके ऑर्डर को रिवाइज किया जाएगा, उस ऑफिसर का डेफिनेशन। ऐसा ही सिमिलर डेफिनेशन कस्टम में भी है, और वहां भी जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो बोलता हूं एजुकेटिंग अथॉरिटी का डेफिनेशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर रखना। वैसे ही यहां पर आपको ध्यान में रखना है। बट मैं इस नोट्स में अपनी वॉल्यूम 3 के, अपनी जीएसटी वॉल्यूम 3 के पेज नंबर 30.1 पे मैं आऊंगा, उसके पहले इस चार्ट के थ्रू इसका रिवीजन कर लें। राइट सर, चार्ट के थ्रू रिवीजन करने में फायदा क्या होगा? रिवीजन मतलब ओवरव्यू जान ले। सर रिवीजन का मतलब होता है आप पढ़ चुके हैं तो रिवीजन नहीं, मैंने आपको पढ़ाना है, और पढ़ाने में अब क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या कंटेंट है हमारे 8-10 पेज में, इंस्टीट्यूट सवाल कहां कहां से पूछती है, वो इस डिस्कशन से क्लियर हो जाएगा। प्लस ऑब्जेक्टिव पैटर्न की तैयारी, जो इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन है उसकी तैयारी पे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से सेक्शन, सब सेक्शन और फॉर्म्स की तैयारी हमें करनी है, कहां पर कितने दिन का मार्जिन है, नहीं है, ये सब का आइडिया यहां पर लग जाएगा। राइट, मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। लेकिन आप सोचेंगे कि ये आधे घंटे में जो मैं इस चार्ट को डिस्कस करूंगा, ऑलरेडी 10 मिनट निकल चुके हैं इंस्टीट्यूट की कुछ बात बताने में। राइट, आपको लग रहा होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो अगर आपका टाइम अभी फील हो चुका है आपको, राइट, अभी आपको फील आ चुका है कि आपका टाइम वेस्ट हो चुका है, तो प्लीज आगे कंटिन्यू मत कीजिए। इस तरीके से आप अपने टाइम की कैलकुलेशन तो मत ही कीजिए मेरे सामने खाली, चाहे आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो या सॉफ्टवेयर के थ्रू देख रहे हो। सर इस तरीके से टाइम को सामने में रख के पढ़ाई नहीं होती है, एंड दिस इज नॉट अ फास्ट ट्रैक रिविजनरी क्लास। और हमने कहीं भी अनाउंसमेंट नहीं किया इसके लिए कि आओ 5 मिनट में रिवाइज करें अपील्स एंड रिवीजन। सर अगर मैं टाइम बाउंड आपको पढ़ाऊं तो मैं उसमें लिख दूं ना, मैसेज में, जहां से भी आपको इस क्लास का एक्सेस मिला उसमें मैं लिख दूं ना कि ये 5 मिनट और 10 मिनट की रिविजनरी क्लासेस हैं। मैंने कहा कुछ बोलता हूं, और मेरा पर्पस क्या है, जो बच्चा पढ़ा हुआ है वो भी इसको समझे। इस टॉपिक को मान लो कोई स्टूडेंट यूट्यूब पे देख रहा है और वो इस चैप्टर से पहले से वाकिफ है, पढ़ा हुआ है, उसका भी रिवीजन हो। लेकिन वो 100 में से 10 बच्चे होंगे, मतलब मैं 10% वैसे बच्चे समझ रहा हूं। मेरा पूरा फोकस उन बच्चों पे है, चाहे मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स और या फिर यूट्यूब पे जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरा पूरा 100% उन स्टूडेंट्स पर फोकस है जो स्टूडेंट्स पहली बार मुझसे इस टॉपिक को सीखना समझना चाहते हैं। राइट, तो जो बच्चे पहली बार मेरे से अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इनफैक्ट स्टडी मैट को भी नहीं पढ़ा है उन्होंने, इनफैक्ट मेरी बुक को भी नहीं पढ़ा है, उन बच्चों को ये क्लास 100% सही लगेगी। बीच में आ जाते हैं वो बच्चे जो कमेंट पास करते हैं कि सर हमारा टाइम वेस्ट हो गया। एक बच्चा ये भी बोलेगा एक्चुअल में सर ने पढ़ाना शुरू किया है 13 मिनट 26 सेकंड के बाद, वो है ना इनबॉक्स में कमेंट पास करेगा यूट्यूब पे, एक्चुअल कॉन्सेप्ट स्टार्टेड फ्रॉम 13 मिनट 36 सेकंड। अच्छा जी, सिनेमा हॉल में फिर मूवी कैसे देखते हो और आईपीएल के मैच को कैसे देखते हो? जब पहली बॉल फेंकी जा रही होती है तब बैठते हो या पहले से इंतजार करते हो? नहीं सर, हम टॉस भी देखेंगे, हम टीम जो मार्च करते हुए आती है ना ग्राउंड पे वो भी देखेंगे, और पहली ओवर की पहली गेंद के लिए जो प्रिपरेशन होती है ना वो भी देखेंगे। वहां आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। यहां किसी क्लास को आप देखते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, तब आपको लगता है कि एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट सर सीधा शुरू कर दें, बैकग्राउंड ना बताएं। ऐसे नहीं होगा, मेरे चैनल पे तो नहीं होगा, ना मेरी क्लास में होगा। राइट, रजिस्टर्ड बच्चे अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, सेटिस्फाइड नहीं है तो आगे बच्चों को रिकमेंड मत कीजिएगा, सीधी सी बात है। और सेटिस्फाइड है तो कंटिन्यू रखिए ना, एडमिशन भी कराइए। सर सीजीएसटी एक्ट 2017, राइट, इसके जो चैप्टर 18 है वो सेक्शन कैरी करता है 107 से 121 अपील्स एंड रिवीजन के लिए। ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन के लिए आपको चैप्टर और चैप्टर की रेंज और उससे कनेक्टेड रूल्स और रूल्स की रेंज ध्यान रखना है। आपके सामने एक समरी है यहाँ पे कि हम अपील्स एंड रिवीजन के लिए सीजीएसटी एक्ट
अपील्स एंड रिवीजन के लिए सीजीएसटी एक्ट को रेफर कर रहे हैं, उसके चैप्टर 18 को। सेक्शन का रेंज है 107 से 121। सभी सेक्शंस और सभी रूल्स हमारे सिलेबस में नहीं हैं। सर रूल नंबर कहां से कहां तक? ये रूल्स हैं सीजीएसटी रूल्स 2017 का चैप्टर नंबर 13 है, रूल 108 से 116। मैंने यहां पे रूल 108 क्या कहता है, 109 क्या कहता है, 1110 क्या कहता है, यहां मेंशन नहीं किया है। क्यों सर? क्योंकि हमें रूल नंबर याद ही नहीं करने अपने एग्जाम के लिए, खासकर इस चैप्टर में। किसमें? अपील्स एंड रिवीजन में। हाँ, फॉर्म्स मैंने मेंशन किया आपको। अपील से एपीएल निकला है, ए पी और एल। इंस्पेक्शन से आईएनएस निकलता है, राइट? कुछ ना कुछ तो फंडा लेना पड़ेगा हमें। सर ये एपीएल है, एपीएल सीरीज, आईपीएल नहीं समझना है इसको। एपीएल सीरीज है, अपील का एपीएल हो गया, और 1 से लेकर 8 तक ये 8 फॉर्म्स हो गए। सर आपने 1 को 5 से लिंक क्यों किया है और 3 को लिंक 7 से क्यों किया है? बताऊंगा कि मैंने 1 को 5 से क्यों लिंक किया और 3 को 7 से क्यों लिंक किया, ये सब बताऊंगा। लेकिन ये 8 फॉर्म्स और एक अलग से और एक फॉर्म है, फॉर्म जीएसटी RVN01, राइट? तो इंस्टीट्यूट यहां पे कह रही है आपकी फॉर्म की प्रिपरेशन आपको इस चैप्टर में करनी है। रूल्स के बारे में थोड़ा सा सीरियस ना भी रहें तो चलेगा, रहना ही नहीं है। रूल नंबर तो मेंशन है ही नहीं मॉड्यूल में। सर मॉड्यूल में मेंशन नहीं है तो मैं क्यों अपने नोट्स में मेंशन करूं? अगर मेरा नोट्स सीएमए स्टूडेंट के लिए बना है, राइट? मेरे नोट्स यूनिवर्सल नहीं है, मतलब सीए फाइनल के स्टूडेंट्स भी और सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स भी एज वेल एज सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स भी। तो मेरा जो अपील एंड रिवीजन का नोट्स है वो यूनिवर्सल नहीं है। अगर सीएस प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स को सेक्शन और रूल्स डिटेल्ड में पढ़ने हैं, भले 2-2 लाइन, तो मैं अपने नोट्स को नहीं बढ़ाऊंगा, नॉट एज पर सीए फाइनल मॉड्यूल, राइट? मैंने सीएमए मॉड्यूल को बेस रखा। जितना चीज मेंशन है सीएमए के मॉड्यूल में, उतनी चीजों को सामने में रख के अरेंज करने की कोशिश आपके लिए कर रहा हूं, ताकि एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन बन जाए। और सब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनेंगे सर, वो तो उसकी नस पकड़ी हुई है। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सीए सीएस का भी बनेगा, अगर इस वीडियो को वो बच्चे देख रहे हैं तो। सीए के स्टूडेंट्स और सीएस के स्टूडेंट्स अगर अपने कोर्स के लिए इसको देख रहे हैं तो उनके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, ये ध्यान रखना है। सर अपील का मतलब है आई एम नॉट, मैं टैक्स पेयर हूं और टैक्स पेयर इज नॉट हैप्पी विद द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ एनी ऑफिसर। जिस ऑफिसर ने मेरे अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास किया है, मे बी शायद मैंने टैक्स ना जमा किया हो, कम जमा किया हो, आईटीसी गलत ले ली हो, ज्यादा ले ली हो, ठीक है, रिफंड ज्यादा आ गया है मेरे पास डिपार्टमेंट से, किस चीज का ऑर्डर होगा सर? सर ऑर्डर होगा टैक्स की लायबिलिटी का, प्लस इंटरेस्ट का, प्लस फाइन का, प्लस पेनल्टी का, सिर्फ पेनल्टी का, सिर्फ फाइन का, सिर्फ लेट फी का, सिर्फ टैक्स का। टैक्स, लेट फी, फाइन, पेनल्टी, एनी कॉम्बिनेशन, कोई भी ऑर्डर पास हुआ होगा एडजुकेटिंग अथॉरिटी का, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर पास हुआ के अगेंस्ट में अपील होगा और रिवीजन होगा, ठीक है सर। वो ऑर्डर पेनल्टी का भी हो सकता है, वो ऑर्डर लेट फी का भी हो सकता है, वो ऑर्डर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी का भी हो सकता है। मेनली ऐसे समझो, हमारे पास एक सेक्शन है सेक्शन 73, जिसमें ऑफिसर ने, जीएसटी के जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं, उन्होंने आपका ये ऑर्डर पास कर दिया है सेक्शन 73 में कि आपके आज से 6 महीने पहले जो कम टैक्स जमा हुए हैं वो टैक्स जमा करो, प्लस इंटरेस्ट जमा करो, प्लस पेनल्टी जमा करो। सपोज करो आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली है जिसके लिए आप एलिजिबल नहीं थे, राइट? तो अब हम आपसे डिफरेंशियल टैक्स की रिकवरी करेंगे और उसका सेक्शन 73 है। 73 में नोटिस आती है, 73 में ऑर्डर पास होता है। फ्रॉड इन्वॉल्व हो तो सेक्शन चेंज हो जाता है 74। बहुत बार क्लास में सेक्शन 73 और 74 का रेफरेंस आया है। तो एक जीएसटी के ऑफिसर ने, सेंट्रल एक्ट लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी का ऑफिसर, सेंट्रल टैक्स का ऑफिसर ने एक ऑर्डर पास कर दिया है जिससे मैं खुश नहीं हूं। मैं कौन हूं? टैक्स पेयर, एग्रीव्ड पर्सन। मैं कौन हूं सर? एग्रीव्ड पर्सन। आई एम नॉट हैप्पी विथ दैट ऑर्डर। तो मैं अब अपील में जाऊंगा। जनरली फर्स्ट अपील जो होती है ना, जनरली
जनरली जो फर्स्ट अपील होती है वो टैक्स पेयर करता है, लेकिन जीएसटी की जो ये फर्स्ट अपील है अपीलेट अथॉरिटी की, खास बात क्या है, इसमें अपील में डिपार्टमेंट भी जा सकता है। राइट, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने कुछ आवर्स पहले कहिए या पिछले एक सेशन में कहिए, मैंने आपको क्या कराया, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, वहां भी वर्ड था अथॉरिटी। अच्छा, वहां भी एक वर्ड था अपीलेट अथॉरिटी, लेकिन वो अपीलेट अथॉरिटी किसकी थी, एडवांस रूलिंग की थी। यहां पर वर्ड है सिर्फ अपीलेट अथॉरिटी। ये नॉर्मल अपीलेट अथॉरिटी है, जनरली कमिश्नर अपील्स, जनरली कौन, कमिश्नर अपील्स, लेकिन जरूरी नहीं कि ये कमिश्नर अपील्स हो, ये जॉइंट कमिश्नर अपील्स भी हो सकता है, ये एडिशनल कमिश्नर अपील्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन जो ऑर्डर पास हुआ है, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम अपील में जा रहे हैं, वो ऑर्डर किस ऑफिसर ने पास किया है, उसके हिसाब से एए अपीलेट अथॉरिटी तय होती है। इनकम टैक्स में जब रहते हैं, डायरेक्ट टैक्स की क्लास में, तो अपीलेट अथॉरिटी कौन होती है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स। यहां जरूरी नहीं है, यहां हम बोलेंगे क्या, अपीलेट अथॉरिटी के पास हम अपील करने जा रहे हैं, किसके ऑर्डर के अगेंस्ट में, एडजुडिकेटिंग ऑफिस अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट में। राइट सर, कौन सा सेक्शन है, 107, इसे हम फर्स्ट अपील कहेंगे। जनरली फर्स्ट अपील ना टैक्स पेयर की होती है, जनरली टैक्स पेयर की होती है फर्स्ट अपील। जनरली यहां ऐसी बात नहीं है। जैसे मैंने आपको 3 लेवल बताया था एडवांस रूलिंग में, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, वहां टैक्स पेयर जा रहा था। उसके बाद जो अगली लेवल थी कौन सी, अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, ठीक है, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जो सेकंड लेवल था वहां टैक्स पेयर भी जा रहा था और डिपार्टमेंट भी जा रहा था। यहां पे पहली ही अपील में, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में डिपार्टमेंट भी जाएगा अपील में। बहुत यूनिक चीज है, कॉपी पेस्ट न करें। आप सोचेंगे कि हमने डायरेक्ट टैक्स में जैसा पढ़ा वैसा ही कॉपी कर दें, हमने कस्टम में जैसा पढ़ा वैसा ही कॉपी कर दें। देयर आर कॉमन प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल फॉर डायरेक्ट टैक्स, कस्टम एंड जीएसटी, तो ऐसा नहीं है, वेरिएशन है। मिक्स करके ना पढ़े, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सर मैं कॉलम बना के पढ़ाऊं सेइंग कि मैं ही आपका डीटी का टीचर हूं, मैं ही आपका आईडीटी का टीचर हूं, या एटलीस्ट मैं ही आपका जीएसटी का टीचर हूं, मैं ही आपका कस्टम का टीचर हूं, और मैं कॉलम बना के पढ़ाऊं, तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि सिमिलैरिटी है ही नहीं। अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में 3 लेवल है, जीएसटी में, कस्टम में 2 लेवल है, इनकम टैक्स में 1 ही लेवल है। सिमिलैरिटी है नहीं तो कॉलम करा के पढ़ाऊं कैसे, ठीक है। सर कॉलम वाइज नहीं पढ़ाता हूं, हम लोग एक चैप्टर के ओवरव्यू में है, इसको आप ओवरव्यू समझें, या चैप्टर का स्टार्टिंग एक इंट्रोडक्शन समझें, और या फिर आप इसको पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ेंगे, इसको सुनेंगे तो एक रिवीजन हो जाएगा आपका। ध्यान रखिएगा, एक सेक्शन है हमारे पास 121 में 4 तरह के ऑर्डर हैं जिसके अगेंस्ट में हम अपील में नहीं जा सकते। किसके पास, अपीलेट अथॉरिटी के पास नहीं जा सकते, मतलब वो ऑर्डर नॉन अपीलेबल है, नॉट अपीलेबल, नॉन अपीलेबल ऑर्डर, सेक्शन 121 की लिस्ट। उस ऑर्डर के अगेंस्ट में ना तो हम अपील कर सकते हैं, ना ही उस ऑर्डर का रिवीजन हो सकता है रिविजनल अथॉरिटी सेक्शन 108 में। बोला सर ये क्या बला है, ये कौन सी बला है सर? तो सर ये जो ऊपर ऑर्डर पास हुआ है, पहला ऑर्डर यहां पर जो पास हुआ है, इस ऑर्डर के बिहाफ में डिपार्टमेंट को लगता है कि ये ऑर्डर गलत पास हो गया है सीनियर को। मुझे लगता है कि मेरे जूनियर ने गलत डिसीजन ले लिया है और एक ऐसा ऑर्डर पास किया है जो किसके फेवर में चला गया है, टैक्स पेयर के फेवर में चला गया है। तो सर सेक्शन 108 के अंदर मैं उस ऑर्डर को रिवीजन करने का पावर रखता हूं। जनरली इस पे कौन बैठा है रिवीजन अथॉरिटी? जनरली कमिश्नर, लेकिन कमिश्नर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। रिवीजन अथॉरिटी के नोटिफिकेशन आ रखे हैं अभी लेटेस्ट 2020 में। रिविजनल अथॉरिटी 108 में प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर भी हो सकते हैं, और ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर भी हो सकते हैं। रिविजनल अथॉरिटी एज पर सेक्शन 108 शुरू में जब आया था तो सिर्फ कमिश्नर हो सकता था, अब नोटिफिकेशन इशू हो रखा है
कि यहां पर रिविजनल अथॉरिटी 108 में डिपेंडिंग अपॉन किसका ऑर्डर रिवाइज करना है, वो जूनियर कौन सा है, जूनियर 1 का ऑर्डर, जूनियर 2, ऐसे समझो असिस्टेंट मैनेजर का ऑर्डर मैनेजर रिव्यू कर सकता है और मैनेजर के ऑर्डर का रिव्यू जो है वो सीनियर मैनेजर कर सकता है। 3 लेवल। तो वो लेवल एक दिया हुआ है, वहां पे किसके ऑर्डर को कौन रिवाइज कर सकता है। जनरली बच्चों के मन में क्या होता है, अच्छा रिविजनल अथॉरिटी सेक्शन 108 सर इज टॉकिंग अबाउट कमिश्नर, बट कमिश्नर ही हो ऐसा जरूरी नहीं। बच्चों को लगता है अपीलेट अथॉरिटी में कौन है, कमिश्नर अपील्स, लेकिन हमेशा कमिश्नर अपील्स ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जीएसटी की क्लास है, जीएसटी की क्लास में अपीलेट अथॉरिटी कौन बनेगा ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है, उसके अंदर कमिश्नर अपील के अलावा और भी अपील्स वाले लोग आ सकते हैं, लाइक जॉइंट कमिश्नर अपील्स, एडिशनल कमिश्नर अपील्स भी अपीलेट अथॉरिटी बन सकता है। कौन से सेक्शन का, 107 का। सर लेकिन 121 में कुछ ऑर्डर्स की लिस्ट है जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में ना तो अपील में जा सकते हैं और ना ही रिवीजन कर सकते हैं, यानी ये ऑर्डर एक बार पास हो गए, वंस पास्ड इट इज फाइनल। ये जो ऑर्डर है वंस पास्ड इट इज फाइनल। सर फाइनल के बाद ना एक तरीका होता है रिट पिटीशन फाइल करने का हाई कोर्ट में, वो एक अलग मैटर है, वो तो आप किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में, किसी भी प्रोविजन के अगेंस्ट में रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, हम उसमें नहीं जाते हैं। सेक्शन वाइज अगर हम देखें तो ये कुछ ऑर्डर ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट में अपील में हम नहीं जा सकते। तो अगर मैं नोट्स पे आऊं, नोट्स पे जब हम लोग आएंगे आगे, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सब्जेक्टिव पैटर्न के लिए, और या फिर इसके ऑब्जेक्टिव पैटर्न भी आते हैं। ऑप्शन दे दिया जाएगा 4 और बोला जाएगा इसमें कौन कौन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है या है। सर क्या यहां से ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन आ सकते हैं? यस, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है और सब्जेक्टिव तो 5 मार्क्स तक चला जाता है। उसके बाद यही सामने में सेक्शन 121 की लिस्ट दे रखी है, 4 तरह के ऑर्डर हैं, 4 तरह के ऑर्डर है। देखिए ये कितना फेमस है, सीएमए फाइनल आईडीटी एमटीपी में अडॉप्टेड है, जून 18 के एग्जाम्स के लिए, जून 19 के एग्जाम्स के लिए। पूछा अभी तक नहीं है, पूछा किसने है, पूछा तो सीए वाले ने भी नहीं है, सीए फाइनल आरटीपी में ये अडॉप्टेड क्वेश्चन है। अब जब पूछ दे, बोला सर ये ऑनलाइन एग्जाम जो होगा उसमें पूछा जा सकता है, क्यों नहीं पूछा जा सकता, इंस्टीट्यूट कह तो रही है हम मिक्स क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, लिखने वाले क्वेश्चन भी रहेंगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए स्कैन का ऑप्शन दिया है, उसमें भी श्योरिटी नहीं है कैसा ऑप्शन आएगा, लेकिन लिखने वाली बात है, जैसे चैट में आप लिखते हैं, मैसेज टाइप करके भेजते हैं, वैसे ही तो लिखना है आपको। अंगूठे की जगह उंगलियां यूज करनी है, फिंगर्स। आप जब मोबाइल में चैट करते थे अंगूठे यूज करते हैं, थंब। जब आपको लैपटॉप और डेस्कटॉप पे टाइप करना है तो आप 4 and 4 8 फिंगर्स यूज करेंगे। स्पीड तो सुभान अल्लाह जैसी होगी आपकी, क्यों घबराते हो? सर आप अपने एग्जाम के लिए इसकी भी तैयारी करेंगे, यानी फर्स्ट पेज ऑफ नोट्स पर जब हम लोग आएंगे तो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम के लिए तैयार करना होगा, पढ़ना होगा। ये 4 ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में न तो अपील हो सकती है और न ही इस ऑर्डर का 108 में रिवीजन हो सकता है, राइट सर। उसके अलावा फिर हम लोग यहां पर चार्ट में आते हैं, तो आप अब समझ पा रहे होंगे, एक ऑर्डर है बेसिक ऑर्डर जिसके अगेंस्ट में हम अपील में जा सकते हैं और जिसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट के ही सीनियर लोग अपने जूनियर के ऑर्डर को रिवाइज कर सकते हैं। रिविजनरी पावर इज सब्जेक्ट टू अपील, जो अपील में चला गया वो उसका रिवीजन नहीं हो सकता। ये जो रिविजनरी पावर है 108 का, दैट इज सब्जेक्ट टू अपील। जो ऑर्डर, जो मैटर अपील में चला गया या जा सकता है उसका रिवीजन रोकना पड़ेगा, या जो अपील में जा चुका, अपील में डिसाइड हो चुका, उसका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो जब हम लोग सेक्शन 108 में आएंगे, यहां पर पार्टीशन कर दिया मैंने। सर जब हम लोग सेक्शन 108 में आएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है रिविजनर अथॉरिटी अपने जूनियर के ऑर्डर को, ऑर्डर पास बाय सबऑर्डिनेट के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है अगर वो ऑर्डर एरर्नियस है और प्रीजुडिशियल, यानी ऑर्डर किसके फेवर में चला गया है, देयर इज अ लॉस ऑफ
रेवेन्यू, ऑर्डर किसके फेवर में चला गया है? गलत तरीके से, टैक्स पेयर के फेवर में। तो उस ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है कौन? रिविजनल अथॉरिटी, आरए। सर ये अथॉरिटी कौन है? तो कुछ ऑर्डर्स के लिए प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर है, कुछ ऑर्डर्स के लिए ज्वाइंट कमिश्नर एंड एडिशनल कमिश्नर है रिविजनल अथॉरिटी। क्या सर आगे नोट्स में लिखा हुआ है? हाँ, जूनियर का कौन सा ऑर्डर, जूनियर कौन है ऑर्डर पास करने वाला, उसके हिसाब से रिविजनल अथॉरिटी के नाम तय हैं। आगे हम पढ़ेंगे, ये तो एक समरी जा रही है कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आधा घंटा लगेगा इसको बताने में, 1 घंटा लगेगा, लेकिन उसके बाद की जो 1 घंटे की क्लास होगी वो आपकी मस्त जाएगी, एकदम परफेक्ट एग्जाम के लिए क्लास के अंदर ही तैयार हो जाएंगे आप। मैंने तो पहले ही बोला कि अब जो हमारे पास चैप्टर्स हैं उसको मैं इतने अच्छे से क्लास में रिवीजन करा दूंगा, बोथ वे। आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी कर सकते हो। क्लास में इस तरीके से बार बार बताऊंगा कि आपको रिवीजन का टाइम बहुत कम लगे। मैंने आपसे वादा कर लिया है, बचे हुए चैप्टर को हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपका घर पे टाइम कम और मेरा पढ़ाने में टाइम ज्यादा लगे। ठीक सर, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। 4 पॉइंट, 4 ऑर्डर, 4 सिचुएशन ऐसे हैं, 4 सिचुएशन ऐसे हैं जहां पर आप रिवीजन नहीं कर सकते अपने जूनियर के ऑर्डर का। एक तो मैंने अभी तुरंत बताया कि ऐसा ऑर्डर जो अपील में जा चुका, अपील जिसकी पेंडिंग है, या ऐसा मैटर जो अपील में डिसाइड हो चुका, हम उसका रिवीजन नहीं कर सकते। सर अगर मैं डायरेक्ट टैक्स से कंपेयर करूं, इसकी डायरेक्ट टैक्स में इससे मिलता जुलता कौन सा सेक्शन है? तो वो है 263। सर डायरेक्ट टैक्स में कमिश्नर के पास पावर है रिवाइज करने का ऑर्डर को। कमिश्नर अपील में जाते हैं हम लोग 246 कैपिटल ए में, ठीक, और ऑर्डर जो है अपील में बिना गए जूनियर के ऑर्डर को सीनियर रिवाइज करता है डायरेक्ट टैक्स में। कौन से सेक्शन में? 263 में। वहां तो इनफैक्ट 2 सेक्शन है, 263 एंड 264। यहां पर एक ही है, रिविजनल अथॉरिटी सेक्शन 108। अगर जूनियर का ऑर्डर प्रीजुडिशियल हो, एरनियस हो, नुकसान पहुंचा रहा हो रेवेन्यू को, किसके फेवर में हो? टैक्स पेयर के फेवर में, तो सीनियर उस ऑर्डर को कॉल करके, रिकॉल करके रिवाइज कर सकता है। लेकिन 4 तरह के सिचुएशन है जहां पर ये पावर काम नहीं करेगा। नोट्स में मैं वो 4 सिचुएशन आपको हाईलाइट कर देता हूं, कहां लिखे हुए हैं, मार्क कर लीजिएगा। पेज नंबर 4 पे ये 4 सिचुएशन ऐसे हैं जहां पर हम 108 का रिवीजन नहीं कर सकते। आएंगे इसमें एग्जाम के लिए इस पोर्शन की सब्जेक्टिव प्रिपरेशन एज वेल एज ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन हम करेंगे। मैं सब बताऊंगा, ये सेक्शन 107, 112, 117, 118 क्या है, धीरे धीरे पत्ते सारे खुलेंगे, ठीक। लेकिन हाँ, एक टाइम लिमिट भी है। सर रिवीजन जब सेक्शन 108 पढ़ेंगे आप, 108 में कुछ और बातें आएंगी, टाइम लिमिट आएगा, वो 4 पॉइंट्स में कुछ खास बातें और ऐड होंगी, तो उसके हिसाब से ये एरिया आपको खुद इंप्रूव करना होगा। आपको देखो, ये एक चार्ट है जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा है। इस चार्ट को आप और इंप्रूव करेंगे इस तरीके से कि आपको वो 10 पेज के नोट्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो क्या करेंगे आप, हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, पूरी वीडियो कंप्लीट करने के बाद इस चार्ट को इंप्रूव्ड वे में बनाने की कोशिश कीजिएगा और अपनी तरफ से पॉइंट ऐड कीजिएगा इस तरीके से कि वो नोट्स के पॉइंट पढ़ने में के जाने की जरूरत ही ना पड़े। थोड़ा सा और इसको बेटर वे में, बेटर चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से बनाइएगा, ठीक। और जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं, YouTube पे पूरा चैप्टर नहीं जा रहा है, सिर्फ ओवरव्यू जा रही है, तो उसके बाद 8-10 पेज खुद से पढ़िएगा और फिर चार्ट को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, एक आइडिया मिल रहा है, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको नोट्स से उठा के यहां फिट करने पड़ेंगे और उसके लिए पूरी क्लास को एक बार पढ़ लीजिएगा, राइट। रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, इस चार्ट को शुरू में मत बनाइएगा, पूरी क्लास आराम से पढ़िए। उसके बाद जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो इस चार्ट को धीरे धीरे बनाइए और नोट्स की बातों को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। ये एक आपको ओवरव्यू दे रहा है, डिटेल्ड व्यू इसी से लेने की कोशिश कीजिए इसको इंप्रूव करके, मैं तो यही कहूंगा। सर रिवीजन वाला पोर्शन तो मैंने एक तरह से रेफर कर दिया आपको। अच्छा, जब कोई अथॉरिटी, जब कोई ये रिविजनल अथॉरिटी जब आपका मैटर पिक करेगी,
आपका मैटर पिक करेगी और आपके पास की ऑर्डर, आप टैक्स पेयर हो, आपका ऑर्डर ऑलरेडी पास हो चुका है, लेकिन अब उस ऑर्डर को मैं पिक करूंगा और रिवाइज करूंगा तो हो सकता है, क्या सकता है, फाइनली आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, आपका टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी ये सब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो आपको पता कैसे चलेगा? मैं आपको अपॉर्चुनिटी भी तो दूंगा कि आओ अपने केस को प्रेजेंट करो, हम तुम्हारे प्रीवियस ऑर्डर को रिवाइज कर रहे हैं। टैक्स पेयर, मैं अपने जूनियर के ऑर्डर को रिवाइज करूंगा, किसके फायदे के लिए? टैक्स पेयर के फायदे के लिए नहीं, डिपार्टमेंट के फायदे के लिए। डिपार्टमेंट को और टैक्स और इंटरेस्ट आएगा। तो सर ये तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो गलत हो गया, तो आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी? तो सर ये जो रिविजनल अथॉरिटी है ये नोटिस पास करेगी, ये वाली फॉर्म जीएसटी रिवीजन का RVN 01, ये नोटिस पास करके मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा कि ऐसे ऐसे मैं आपके जो पास्ट ऑर्डर है पास किए हुए उसको मैं रिवाइज कर रहा हूं। टाइम की लिमिट है, वहां पर हम पढ़ेंगे 108 के अंदर 1 साल और 3 साल की टाइम की लिमिट है, जो यहां नोट्स में मैंने मेंशन नहीं किया है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि हमने आपकी लायबिलिटी बढ़ाई है? तो आपको नोटिस आएगी। नोटिस आने के बाद जो मैं ऑर्डर पास करूंगा, ऑब्वियसली उसमें आपकी टैक्स बढ़ेगी, इंटरेस्ट बढ़ेगी और पेनल्टी बढ़ेगी। तो मैं ये समरी ऑर्डर पास करूंगा। ऑर्डर पास करने के बाद मैं तो पहले अपना ऑर्डर पास करूंगा लिखित में, ऑर्डर पास करने के बाद समरी लगाऊंगा, मैं उसमें लिखूंगा कि भाई इस फॉर्म में APL 04 में मैं लिखूंगा कि आपके लिए हमने ऑर्डर पास किया 108 का, उसके हिसाब से आपका इतना टैक्स एक्स्ट्रा, इतना इंटरेस्ट, इतना और पेनल्टी इतना बन रहा है। सर ये APL 04 जो है समरी ऑफ डिमांड, ये अभी हर जगह काम आएगा, कॉमन है ये। जो भी ऑफिसर ऑर्डर पास करेगा ऑर्डर की समरी APL 4 में बना के पार्टी को देगा, जिसको देख के पार्टी टैक्स जमा करे या ऊपर फिर अपील में जाए। ठीक है सर। तो सर आपका ऑर्डर का रिवीजन हो चुका? नहीं सर, रिवीजन नहीं, अपील की बात करते हैं। तो आइए अपील की बात करते हैं। सर अपील टू अपीलेट अथॉरिटी AA, जनरली कमिश्नर अपील होता है, हो सकता है ये कोई दूसरा ऑफिसर भी हो, लाइक ज्वाइंट कमिश्नर अपील, एडिशनल कमिश्नर अपील, डिपेंडिंग अपॉन किसके ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील हो रही है। अपील का सेक्शन है 107। ठीक सर, ये अपील कौन करता है? टैक्स पेयर, जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास हुआ है। हम और आप रजिस्टर्ड पर्सन, हमारे और आपकी तो टैक्स और इंटरेस्ट और पेनल्टी की लायबिलिटी है। जीएसटी के ऑफिसर ने हमारे ऊपर ऑर्डर पास कर दिया सेक्शन 73 का से, टैक्स जमा करो, इंटरेस्ट जमा करो, पेनल्टी जमा करो। 5 लाख रुपए का ऑर्डर पास कर दिया। 5 लाख में से हम 5 लाख रुपए के लिए खुश नहीं है। सर ये पूरे रुपए के अगेंस्ट में मैं अपील में जाना चाहता हूं, आ जाओ। सर अपील में आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, आप अपने सपोर्टिंग ऑर्डर, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जा रहे हैं, अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। डिपार्टमेंट से एक्नॉलेजमेंट आएगी कि आपकी अपील हमने एक्सेप्ट कर ली, राइट? ठीक है। लेकिन अपील में जाने से पहले आपको यह देखना होगा कि जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जा रहे हैं उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप अपील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर डिले है तो 1 मंथ का डिले चलेगा। डिले है तो कितने दिन का डिले? 1 मंथ का डिले चलेगा। सर आप अपील में आएंगे, कौन? टैक्स पेयर अपील में आएगा। लेकिन टैक्स पेयर जब अपील में आएगा तो एक सेक्शन है 107 सब सेक्शन, अच्छा सेक्शन 107 ही एक ही सेक्शन है जिसके अंदर सारी बातें हो रही हैं। इसी के अंदर आप अपील करेंगे, इसी के अंदर डिपार्टमेंट अपील में आएगा, इसी के अंदर प्रोसीड्योर है, इसी के अंदर अब अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी। लेकिन एक सब सेक्शन है 6 जिस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। 5 लाख का ऑर्डर था ऊपर वाले ऑफिसर का, 5 लाख का टैक्स पे करो, यू आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर, तो आपको एक टोकन मनी जमा करनी पड़ेगी, तभी आपकी अपील लगेगी। प्री डिपॉजिट 5 लाख का ऑर्डर था, यू आर नॉट हैप्पी विद दैट 5 लाख अमाउंट, 10% 50,000 रुपए जमा कर दीजिए। एक लिमिट भी है वहां 25 करोड़ की, जब हम लोग नोट्स की रीडिंग में आएंगे तो वो लिमिट पढ़ेंगे। मैक्सिमम 25 करोड़ की एक लिमिट है, मैक्सिमम 25 करोड़ की एक लिमिट है। लिमिट पढ़ेंगे जब नोट्स में आएंगे, तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट कर दे रहा हूं यहां पे। सर 107 सब सेक्शन 1 में आप अप्लाई करोगे, हम एक्नॉलेजमेंट देंगे आपको कि योर अपील हैज बीन एक्सेप्टेड। उसके बाद फिर हम आपको नोटिस एटसेट्रा दे के हम आपको डिपार्टमेंट में बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बुलाएंगे, हमारी मीटिंग होगी, एडजॉर्नमेंट होगा, मीटिंग होगी, एडजॉर्नमेंट होगा, फाइनली ऑर्डर पास होगा।
लेकिन हम आपकी अपील एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे जब तक आप हमें टोकन मनी न जमा कर दो। सर हम अपील में आए हैं, टोकन मनी जमा कर दे उस टैक्स के लिए जिस टैक्स के लिए हम एग्री नहीं है, तो कोई बात नहीं, अपील में अगर आप जीत जाओगे तो हम वो टैक्स का पैसा विथ इंटरेस्ट 6% रिफंड करेंगे आपको। यस सर, जो पैसा भी हम आपसे मांग रहे हैं ना 10%, वो हम पैसा विथ इंटरेस्ट आपको जमा करेंगे अगर आपने ऑर्डर में जीत गए, ऑर्डर आपके फेवर में आ गया तो क्या दिक्कत है, एक सिक्योरिटी मनी एक टोकन मनी दे दीजिए ना। सर 500 करोड़ का केस है, मैं 500 करोड़ का ऊपर वाले ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर रखा है, 500 करोड़ का 10% कितना 50 करोड़, 25 करोड़ जमा कर दीजिए। इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द ऑर्डर, इफ यू हैव डिस्प्यूटेड द टैक्स। बोला नहीं सर, अगर मैं 5 लाख में से 3 लाख का डिस्प्यूट करना चाहता हूं और 2 लाख एक्सेप्ट करना चाहता हूं, अब अपील में जाना चाहता हूं, तो जितना पोर्शन एक्सेप्ट कर लियो 2 लाख वो पूरा जमा करो, उसका इंटरेस्ट जमा करो, उसका पेनल्टी जमा करो, जितना तुम एक्सेप्ट कर चुके हो वो पूरा जमा करो, और जितना तुम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो अपना टैक्स ऊपर के ऑर्डर के हिसाब से, उसका 10% तुम टोकन मनी जमा कर दो। जब तक 107 सबसेक्शन 6 में पैसा तुम्हारा जमा नहीं होगा तब तक तुम्हारी एप्लीकेशन नहीं लगेगी, एप्लीकेशन नहीं लगेगी एपेलेट अथॉरिटी के पास। और यहां सीएमए इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल में गलत एक जगह प्रैक्टिकल लिखा हुआ है। सीएमए देखो, लॉ कहता है एप्लीकेशन ही नहीं लगेगी, सीएमए इंस्टीट्यूट कहता है कि एप्लीकेशन तो लग जाएगी, आपकी जो मीटिंग होनी है ना हियरिंग, वो नहीं होगी। थोड़ा सा इंस्टीट्यूट से यहां गलती है, मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट का गलत वाला है उसी को मैंने अपने मॉड्यूल में रखा है, मतलब इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में गलत आंसर है एज पर मी, तो मैंने भी अपने मॉड्यूल में वो गलत ही आंसर लिखा है, वो मैं बता दूंगा क्या गलत है। लेकिन हाँ, एक प्री डिपॉजिट है 107 सबसेक्शन 6 की, जो अगर लॉ पढ़ोगे तो वहां लिखा है एप्लीकेशन लगाते समय इस पैसे को जमा करना है, और इंस्टीट्यूट बोलती है एप्लीकेशन के बाद जो हियरिंग होगी पहली मीटिंग, वहां तक आप इस पैसे को जमा कर सकते हो, जिसके सपोर्ट में मैंने कोई एक्ट में कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूं, मैं रूल्स में कुछ नहीं देख पा रहा हूं, तो वहां थोड़ा सा आपको डेविएशन मिल सकता है। अगर आप बोलेंगे सर हमारे ऑफिस में तो ऐसा हमें पढ़ाया गया है, बताया गया, हम ऑफिस में अपने क्लाइंट के लिए तो पैसा पहले जमा कर देते हैं, तो अब क्या करें, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट का आंसर है, इंस्टीट्यूट जब जब क्वेश्चन को आरटीपी एमटीपी में देती है वो अपने हिसाब से देती है और उसका लीगल सपोर्ट नहीं है। इंस्टीट्यूट को मेल लिखो, लेटर लिखो, आप एज ए स्टूडेंट सेक्शन का वास्ता दो, क्वेश्चन का स्कैन करो पेज वेज और ईमेल लिखो कि सर क्या सही आपका मॉड्यूल में ये बात दी हुई है और इस बात के सपोर्ट में कोई एक्ट और रूल्स में कोई बात नहीं लिखी हुई है। सर्वर का रेफरेंस नहीं देना कि हमारे सर ने ऐसा बोला है। आप और इंस्टीट्यूट और आप सामने में एक्ट और लॉ को रखो और मॉड्यूल को रखो और तब क्वेश्चन पूछो, टीचरों को मेंशन मत करो। हम तो इसलिए बता रहे हैं कि कहीं आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो हमारे और आपकी बात कन्फ्लिक्ट ना हो जाए। मैं इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे, और वो गलत कहां है वो बताना जरूरी है, और वो भी मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक। एज अ टीचर, नॉट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, I am questioning to the performance of CMA Institute. सर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं कुछ बोल रहा, एज अ टीचर बोल रहा हूं। सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कुछ गलत है तब भी बोलता हूं, सीएमए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में कुछ गलत है तब भी बोलता हूं, ठीक। सर डिपार्टमेंट भी अपील में आ सकती है, डिपार्टमेंट भी अपील में आ सकती है। सर डिपार्टमेंट का ऑर्डर है और डिपार्टमेंट ही अपील में आएगी। हाँ, जैसे मान लो मेरी टीम में 2 स्टाफ हैं, मान लो मेरी टीम में 2 मैनेजर हैं, एक मैनेजर ने ऑर्डर पास किया, राइट, दूसरे मैनेजर को लगता है कि ये ऑर्डर गलत है, वो मुझे आके कंप्लेन करता है कि सर देखो ना मेरे मैनेजर ने गलत ऑर्डर पास कर दिया है, यानी मेरे ही जूनियर ने। तो मैं उसको बोलूंगा ठीक है ऐसा कर, अब उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में हम लोग अपील में चलते हैं कि जूनियर ने गलत किया है, अपील में चलते हैं। बोला सर रिवीजन में चले जाओ, रिवीजन में भी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपील पहला प्रेफरेंस है, अपील इज अ फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर अपील का टाइम निकल जाता है तो हम रिवीजन में जाते हैं, क्योंकि रिवीजन का टाइम 1 साल और 3 साल है, और जो अपील का टाइम है वो 3 महीने का है। तो पहला प्रेफरेंस हम लोग ना अपील को देते हैं, बाकी केस टू केस जैसा भी हमें सिचुएशन लगता है वैसा कर लो, अपील में जाओ या रिवीजन में जाओ, अगर कुछ गलत है तो वो सही होगा ही। तो क्या सर ये जो ऊपर में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर पे टैक्स पेयर खुश नहीं है तो वो अपील में जाएगा,
डिपार्टमेंट के लोग खुश नहीं है। कमिश्नर, मेरे जूनियर असिस्टेंट कमिश्नर का ऑर्डर है, असिस्टेंट कमिश्नर का ऑर्डर है और उसको रिव्यू कर रहा है कौन? कमिश्नर। तो कमिश्नर अपने ही डिपार्टमेंट के दूसरे ऑफिसर को बोलेगा कि अपील फाइल करो उस ऑर्डर के खिलाफ। किसको? अपीलेट अथॉरिटी को इंस्ट्रक्शन दूंगा। अच्छा, मैं खुद रिवीजन कर सकता हूं 108 में, 108 में मैं खुद रिवीजन कर सकता हूं, फिलहाल मैं अपील में जाना चाहूंगा। ठीक सर, अपील फाइल होने के बाद, अच्छा डिपार्टमेंट को 6 महीने का टाइम मिलता है, डिपार्टमेंट को 6 महीने का टाइम मिलता है। सर पैसे जमा हो गए, प्री डिपॉजिट्स, टैक्स पेयर जमा करेगा, डिपार्टमेंट नहीं। अपील फाइल हो गई, अपील की सुनवाई हो गई, अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देगी। जनरली पास करने में ये 1 साल का टाइम लगाएगी। सर इधर से ये अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, इधर से रिविजनल अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया। ये 107 का ऑर्डर है, ये 108 का ऑर्डर है। ये दोनों ऑर्डर के अगेंस्ट में ऊपर अपील में जा सकते हैं। किसके पास? अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। इसको सेकंड अपील बोलते हैं। अपील करने का सेक्शन है 112। सब सेक्शन 1 में टैक्स पेयर करता है, सब सेक्शन 3 में डिपार्टमेंट करता है। यहां भी प्री डिपॉजिट का फंडा है। पहले वाला डिपॉजिट किए हो वो रहने दो, केस हार गए हो, आगे अपील में जाना चाहते हो तो 20% यहां भी आप प्री डिपॉजिट करोगे, प्लस एक्स्ट्रा 10 + 10 नहीं, 10 + 20। और यहां की मैक्सिमम लिमिट है 50 करोड़ की, नोट्स में आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा फी जमा करना पड़ेगा अपील में आना चाहते हो, जिसकी लिमिट 25,000 रुपए है। ठीक, जो अपील फाइल करेगा, जिसके अगेंस्ट में अपील फाइल होगी, सर जो ऑर्डर पास हुआ था ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया था और खुश कौन नहीं था? टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर अपील पास कर ले, अपील में आ जाए, और या फिर वो जो ऑर्डर पास किया था ऑफिसर वो अपील में आ जाए आगे अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। सर जो बंदा अपील फाइल करेगा, जो दूसरा बंदा है पार्टी का ऑर्डर का, वो क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करेगा। क्रॉस ऑब्जेक्शन 45 दिन के अंदर फाइल करना पड़ेगा दूसरा बंदा, राइट। अगर मैं अपील में आ रहा हूं अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में आ रहा हूं जिसको तुम पास किए हो, तो तुमको क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करना पड़ेगा 45 दिन के अंदर। डिले 45 दिन का एक्स्ट्रा और मिल सकता है। अच्छा, अपील में कितने दिन के अंदर आते हैं? तो 3 महीने के अंदर एसएससी और डिपार्टमेंट को 6 महीने मिलते हैं, और एक्स्ट्रा 3 महीने दोनों को मिलते हैं। डिपार्टमेंट को 6 महीने, टैक्स पेयर को 3 महीने, और एक्स्ट्रा 3 महीने और मिलते हैं। ऊपर में कितना था? 3+1 एसएससी को, और डिपार्टमेंट को 6 महीने। डिपार्टमेंट को वहां +1 मंथ का ऑप्शन नहीं था, लेकिन नीचे में वहां पर +1 मंथ का देख लेंगे ऑप्शन है या नहीं है, शायद मिल जाना चाहिए +1 का, और नीचे में 3 महीने का एक्स्ट्रा डिले का ऑप्शन मिल सकता है। तो सर जब नोट्स की रीडिंग करेंगे तो इन बातों को और क्लैरिटी थोड़ा डिटेल्ड में जाके पढ़ेंगे, राइट। अभी तो एक समरी में दे रहा हूं। ऑब्वियसली कोई भी हम अपील में जाएंगे तो अपील का एक टाइम पीरियड होगा कि हम कितने दिनों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, डिपार्टमेंट कितने दिनों के अंदर अप्लाई कर सकता है, और अपील अप्लाई होने के बाद, एडमिट होने के बाद जो अपीलेट अथॉरिटी है वो कितना समय लेगी डिसीजन देने में। सर यहां पर ये अपीलेट अथॉरिटी डिसीजन लेने में कितना टाइम लेगी? 1 साल का टाइम लेगी। ध्यान रखिएगा ये जो हमने बोला। अच्छा देखिए, जो पहली अपील है वो है अपीलेट अथॉरिटी के पास, और जो उसके बाद अपील है दूसरी अपील वो है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, और बगल में है रिविजनरी अथॉरिटी आरए। ये 108 वाली, ये 107 वाली, और ये 112 वाली। ये जो फॉर्म नंबर 1 है, ये फॉर्म नंबर 1 जब हम अपीलेट अथॉरिटी को, ध्यान से सुनिएगा, पहली अपील में जब डिपार्टमेंट को टैक्स पेयर अपील कर रहा है, टैक्स पेयर ऑर्डर जो पास हुआ है ऊपर, उसके अगेंस्ट में अगर टैक्स पेयर अपील करे तो वो 01 है। अपीलेट अथॉरिटी 107, ठीक है। पहली अपील, पहला एप्लीकेशन 01। जब हम अपील करेंगे तो एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, योर अपील हैज बीन एडमिटेड, एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, वो हो गया 02। डिपार्टमेंट अपील करेगी 03। उसके बाद फाइनली अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी और एक समरी ऑफ डिमांड निकलेगा कि अपीलेट अथॉरिटी ने तुम्हारा केस फाइनल कर दिया, ये टैक्स, ये इंटरेस्ट, ये आप पेनल्टी पे करो, वो फिर से 04 है। समरी ऑफ डिमांड मतलब अपीलेट अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया उसके हिसाब से मेरा डिमांड बढ़ा, सेम रहा, क्या हुआ, घटा, बढ़ा, सेम रहा, कुछ भी हो सकता है। अपीलेट अथॉरिटी जो डिसीजन लेगी, मेरा डिमांड घट भी सकता है, सेम भी रह सकता है, बढ़ भी सकता है। उसके बाद जो अगली अपील है, कौन सी?
ये ट्रिब्यूनल वाली सेकेंड अपील में जो मैं एसएससी जाएगा, एसएससी जाएगा वो 05 है, इसीलिए मैंने 01 और 05 को कनेक्ट किया। 01 और 05, 01 में मैं अपील में जाता हूं, मैं और आप टैक्स पेयर, रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, जिसको डिमांड, जिसके ऊपर डिमांड है, जिसके ऊपर टैक्स है, जिसके ऊपर पेनल्टी है। 01 में अपीलेट अथॉरिटी और 05 में ट्रिब्यूनल के पास चले जाओ। ये जो अभी बताया आपको क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल करने वाली बात, ये जो अभी बताया आपको क्रॉस ऑब्जेक्शन, वो 06 में फाइल होता है। डिपार्टमेंट जो अपील करेगी, डिपार्टमेंट जो अपील करेगी अपीलेट ट्रिब्यूनल में 6 महीने के अंदर, वो है 07 में। और सर डिपार्टमेंट जो है ट्रिब्यूनल वाली वो ऑर्डर पास करेगी तो फिर वही समरी इशू करेगी, कितना डिमांड, कितना टैक्स, कितना इंटरेस्ट, तो फिर से 04 है। 04 इज अ कॉमन फॉर्म, 04 इज अ कॉमन फॉर्म। अच्छा, अब क्या हुआ, नीचे आते हैं। सर अपीलेट ट्रिब्यूनल में 2 तरह के बेंच हैं। यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है, ये एक क्वेश्चन यहां पूछता है इंस्टीट्यूट सीए और एज वेल सीएमए दोनों के लिए, और एक क्वेश्चन यहां पूछता है इस प्री डिपॉजिट पे। ये जो प्री डिपॉजिट है उस पे क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो 106 वाला हो या फिर नीचे कौन सा ट्रिब्यूनल वाला हो 1128। यहां पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है सीए और सीएमए इंस्टीट्यूट। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां कि आप अपील में जा रहे हैं तो आपको कितना रुपया एज अ सिक्योरिटी जमा करना होगा प्री डिपॉजिट। हार गए तो टैक्स पूरा जमा कीजिए बैलेंस, और जीत गए तो रिफंड ले लीजिए 6% इंटरेस्ट के साथ। और आगे ट्रिब्यूनल में अपील में जा रहे हैं तो और पैसा जमा कीजिए, लेकिन पैसा पहले वाला 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, दूसरा वाला 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। अभी क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। मेरे ये जो 8-10 पेज के नोट्स हैं इसको YouTube वाले स्टूडेंट्स खुद से पढ़ेंगे तो अपने आप वो सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, और बाकी जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं मैं उनको अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा ही। ये तो समरी चल रही है। सर अपीलेट ट्रिब्यूनल में 2 बेंचेस हैं, एक स्टेट लेवल की बेंच, स्टेट और एरिया बेंच बोला जाता है, और एक बोला जाता है नेशनल लेवल की बेंच, नेशनल और रीजनल बेंच। अगर डिस्प्यूट प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा, अपीलेट अथॉरिटी से मैं अपील में आ रहा हूं किसके पास, अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अगर मैटर किसका है, प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है, तो वो कौन सुनेगा, नेशनल बेंच। अपीलेट ट्रिब्यूनल के 2 बेंच हैं, नेशनल और स्टेट। अगर मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड है तो नेशनल बेंच सुनेगा, नेशनल बेंच ऑर्डर पास करेगा, उसके अगेंस्ट में अगली अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट को होगी, हाई कोर्ट रास्ते में नहीं आएगा। और अगर जो मैटर है अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई, उसको अपीलेट ट्रिब्यूनल की स्टेट बेंच सुनेगी, जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर आने के बाद अपील में हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि सर प्लेस ऑफ सप्लाई का ऑर्डर पास हुआ है ट्रिब्यूनल में और अपील में जाना चाहता हूं, हाई कोर्ट के थ्रू जाना चाहता हूं, क्या ये सही प्रोसेस है या गलत है? तो सर वही है कि ऊपर से जो हमारा मैटर 107 से निकला है, कहां पर आया है, 112 में। तो यहां पर जो मैटर हमने अपील किया अपीलेट ट्रिब्यूनल में, वहां पर 2 बेंच हैं। कौन सी बेंच सुनेगी उस मैटर को? 2 बेंच हैं। सर 2 बेंच है, 2 बेंच में से कौन सी बेंच सुनेगी ट्रिब्यूनल की? तो डिपेंड करता है कि वो प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है या अदरवाइज। प्लेस ऑफ सप्लाई का मैटर है तो ट्रिब्यूनल की नेशनल बेंच सुनेगी या रीजनल बेंच, और सीधा अगला अपील सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और अगर नॉर्मल मैटर है अदर देन प्लेस ऑफ सप्लाई तो स्टेट और एरिया बेंच सुनेगी मैटर, फिर आगे अपील में जो भी जाना चाहे हाई कोर्ट में जाएगा और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सर अपील में 2 लोग जा रहे हैं शुरू से ही, एसएससी, टैक्स पेयर, रजिस्टर्ड पर्सन और डिपार्टमेंट। सर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पास होता है वो 113 में ऑर्डर पास होता है। सर ध्यान रखिएगा, जो अपीलेट अथॉरिटी है उसका एप्लीकेशन भी 107 में लगता है और ऑर्डर भी 107 में ही पास होता है, लेकिन जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसकी एप्लीकेशन 112 में लगती है और ऑर्डर 113 में पास होता है।
जनरली अपीलेट ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हाई कोर्ट में जाता है और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है, लेकिन एक बाईपास है। अगर मैटर ट्रिब्यूनल का नेशनल बेंच का है तो सीधा अपील लगेगा कहां? सुप्रीम कोर्ट के पास। सर जब इतना डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। सर जो एक बेसिक ऑर्डर है जिसके अगेंस्ट में हम लोग अपील में जा रहे हैं, वो बेसिक ऑर्डर कौन पास कर सकता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। सर ये लोग नहीं होंगे वो ऑर्डर। सर बाकी कोई भी अथॉरिटी पास कर ले, ये लोग नहीं होने चाहिए उसमें, ये लोग नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्लियर? तो सर मान लो असिस्टेंट कमिश्नर ने ऑर्डर पास किया, मान लो ये बेसिक ऑर्डर जो है वो पास किया है किसने? असिस्टेंट कमिश्नर ने पास किया है। तो सर इस ऑर्डर का रिवीजन हो सकता है अंडर सेक्शन 108 और वो ITAT में आ सकता है और उसके बाद कोर्ट में जा सकता है। ITAT नहीं लिखता हूं, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं, अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक, या फिर सर रिवीजन ना हो तो हम इसके लिए अपील में जा सकते हैं किसके पास? अपीलेट अथॉरिटी के पास। कौन से सेक्शन में? 107 में। और यहां से हम कहां जा सकते हैं? ट्रिब्यूनल के पास, और ट्रिब्यूनल से कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना है थ्रू हाई कोर्ट या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, वो डिपेंड करेगा कि केस प्लेस ऑफ सप्लाई का है या नहीं। इतनी चर्चा हमारे पास हो रही थी। उसके अलावा ये जो फॉर्म है आपका APL 04, ये इससे भी कनेक्टेड है। अपीलेट अथॉरिटी ऑर्डर जब पास करेगी तो समरी ऑफ डिमांड, कितना टैक्स देना है एज पर दिस ऑर्डर, वहां भी 04 लग सकता है, यहां भी 04 लग सकता है, यहां भी 04 लग सकता है, यहां भी 04 लग सकता है। लेकिन सर कोर्ट का जब ऑर्डर आता है तो कोई GST का ऑफिसर ही इस ऑर्डर को बनाएगा ना, कोर्ट तो नहीं बनाएगी। कोर्ट के ऑर्डर पे GST का कोई ऑफिसर बनाएगा जो कोर्ट के ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा आपके ऊपर। कोर्ट ऑर्डर पास करेगी, उसके हिसाब से पार्टी से 40 लाख रुपए लेने हैं, उस ऑर्डर को कोई तो ऑफिसर बनाएगा। सर वो ये APL 04 देगा, APL 04, राइट? तो APL 04 सबसे कनेक्टेड है। उसके बाद यहां पर जो नोटिस आ रही थी वहां पर क्या था? RVN 01। ठीक, उसके बाद यहां पर 01 में अपील फाइल हो रही थी, एक्नॉलेजमेंट 02 में आ रहा था, डिपार्टमेंट की अपील 03 में आ रही थी, राइट? यहां पर 05 में अपील है और उसकी एक्नॉलेजमेंट 02 है। ध्यान रखिएगा, जब मैं अपील फाइल करूंगा अपीलेट ट्रिब्यूनल को तो वहां पर मेरा फॉर्म है 05 और उसकी एक्नॉलेजमेंट भी मिलती है 02 में। अच्छा, क्रॉस ऑब्जेक्शन है 06, डिपार्टमेंट की अपील है 07। ठीक, और उसके बाद जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में है 08। तो मेरे हिसाब से फॉर्म्स को मैंने सेट कर दिया है, एक फ्लो आपका बन चुका है। उसके अलावा 2-3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन कौन से सिचुएशन में हम रिवीजन नहीं कर सकते, कौन कौन से सिचुएशन में हम रिवीजन नहीं कर सकते। उसके अलावा शुरू में कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में हम न तो अपील कर सकते हैं न रिवीजन कर सकते हैं। उसके अलावा प्री डिपॉजिट के क्वेश्चन जरूर करना है हमें अभी, प्री डिपॉजिट के क्वेश्चन, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या हाई कोर्ट में जाएंगे अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो वाला क्वेश्चन। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ऑलमोस्ट मुझे 1 घंटा लग गए इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, समरी, कनेक्शन एटसेट्रा देने में। अब ये देखना है कि जब हम लोग इस चैप्टर की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, बोला सर अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई थी क्या? नहीं, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं और कौन सी चीज किस तरीके से कैसे कनेक्टेड है 8-10 पेज में, वो हम पढ़ने वाले अब आगे है। उसका अभी तक सिर्फ समरी और ओवरव्यू चल रहा था। कुछ चीजें रिसेंट चेंज हुई हैं, कुछ चीजें हैं जो रिसेंट चेंज हुई हैं, उसको यहां पर मैंने मेंशन कर रखा है, जैसे ये 25 करोड़ की लिमिट और 50 करोड़ की लिमिट। सर ये लिमिट बी पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे नहीं है, ध्यान रखना। नोट्स में अभी मैं करेक्शन कराऊंगा जब पढ़ाऊंगा, तो पेज नंबर 2 में ये जो लिमिट है ये पॉइंट नंबर बी के लिए है, और ये जो लिमिट है 50 करोड़ की ये भी यहां पॉइंट नंबर बी के लिए है।
बाकी जो मैंने अभी मेंशन किया कि सीएमए इंस्टीट्यूट का आंसर जो है थोड़ा गलत है। कैसे? लॉ कहता है कि जब तुम अपील फाइल करोगे तभी तुम्हें यह प्री डिपॉजिट जमा करना है, राइट। और सीएमए इंस्टीट्यूट का आंसर है कि तुम हेयरिंग तक की डेट तक ये पैसा जमा कर सकते हो, जिसके सपोर्ट में मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला, कोई रूल्स नहीं मिला, कोई एक्ट में प्रोविजन नहीं मिला। सर हम सीएमए स्टूडेंट हैं, क्या करें एग्जाम के लिए? तो सर एग्जाम में अगर ये 2 डेट दी इंस्टीट्यूट ने, अपील किस दिन फाइल की और पहली हेयरिंग किस दिन हुई है, तब तुम 6 अक्टूबर लिख के आना। बोला सर सीए इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? सर सीए इंस्टीट्यूट ये डेट ही नहीं दे रहा है। सीए इंस्टीट्यूट जो है अपने क्वेश्चन में डेट ही नहीं दे रहा है, खाली बोल रहा है कि मैं अपील में जाना चाहता हूं, बताओ कितना प्री डिपॉजिट जमा करूं, वो 10% और 20% की कैलकुलेशन कैसे करूं। सीए इंस्टीट्यूट उतने पे ही है, ये डेट ही नहीं दे रहा है। सीएमए इंस्टीट्यूट एक कदम आगे जाके क्या बोलता है, अपील तुमने 25 सितंबर को फाइल की और हेयरिंग 6 अक्टूबर की है, प्री डिपॉजिट जो जमा करना है कब तक कर देना है? बोलता है 6 अक्टूबर तक जमा कर देना है। इसके सपोर्ट में कोई लॉ नहीं है। इनफैक्ट जो ये फॉर्म नंबर 1 अगर मैं पढ़ूं तो सर ये जो फॉर्म नंबर 1 है, ये देखिए आपके सामने मैंने फॉर्म खोला हुआ है, फॉर्म जीएसटी एपीएल 01, जिससे मैं अपील करूंगा अपीलेट अथॉरिटी को। इसके अंदर लिखा हुआ है प्री डिपॉजिट का डिटेल भरो। आपने जो प्री डिपॉजिट किया है उसका डिटेल भरो, कैसे कैसे आपने पे किया है, कितनी कितनी तारीख को। तो सर जब तक मैं पे नहीं करूंगा इसका डिटेल मैं भरूंगा कैसे? मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा है। डिटेल्स ऑफ द पेमेंट ऑफ एडमिटेड अमाउंट एंड प्री डिपॉजिट अमाउंट। सर मुझे मतलब मैं लीगली बता रहा हूं कि सीएमए इंस्टीट्यूट गलत कैसे है। सीए स्टूडेंट्स को वो नहीं पढ़ाया जा रहा है जो सीएमए इंस्टीट्यूट यहां पर मेंशन कर रही है, जिसके चलते आप बोल सकते हैं कि मेरी किताब गलत है। सर ये क्वेश्चन सीएमए इंस्टीट्यूट का है और आंसर भी सीएमए इंस्टीट्यूट का है, बट आई एम पर्सनली नॉट सेटिस्फाइड विद दिस डेट 6 अक्टूबर। अब आप क्या कर सकते हैं? आप इंस्टीट्यूट को मेल लिखिए, लेटर लिखिए, जो भी लिखना है लिखिए। इस क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखा देता हूं मैं। ये रहा, ये रहा क्वेश्चन, पेज नंबर 527, पेज नंबर 527, एग्जांपल नंबर 2। मैं कहां गलत हूं? मैं सीएमए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल का क्वेश्चन लेके अपनी बुक में से आपको समझा रहा हूं, बट मैं खुद कह रहा हूं कि सर जो हम अपील फाइल करते हैं, एप्लीकेशन जो देते हैं अपील फाइल करने की, एपीएल 01 एक्नॉलेजमेंट मिलता है 2 में, क्रॉस ऑफ डिपार्टमेंट को फाइल करना है 3 में, समरी ऑफ डिमांड आती है 4 में, और फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल को जाता है एप्लीकेशन 5 में, क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल होता है 6 में, डिपार्टमेंट वहां ट्रिब्यूनल के पास जाता है 7 में, हाई कोर्ट में जाएंगे 8 में। याद तो करवा दिया क्लास के अंदर, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है उसको तो मैं बताऊं। मान लो आप सीएमए स्टूडेंट्स हैं, मेरे मॉड्यूल में आए और आपने बोला कि सर ने यहां गलत मेंशन किया हुआ है, हाउ इट कैन बी पॉसिबल 6 अक्टूबर। सर गलत है, सर गलत है। सर गलत कैसे है? मॉड्यूल गलत है तो सर गलत है। और मैं बता रहा हूं कि ये डेट नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि एप्लीकेशन जब हम फाइल करते हैं, द एसएससी वेंट फॉर अपील एंड फाइल्ड द केस, जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं एपीए 01 में, तब हमें प्री डिपॉजिट की इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है। भरेंगे नहीं तो एप्लीकेशन लगेगा नहीं। तो भाई सीएमए इंस्टीट्यूट यहां आप गलत है। तो आप एज ए स्टूडेंट क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे, क्या सर आपने इंस्टीट्यूट को मेल लिखा क्या? मैं नहीं लिख सकता। मैं किस कैपेसिटी में इंस्टीट्यूट को मेल लिखूं? आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं कोचिंग चला रहा हूं, उल्टा इंस्टीट्यूट मेरे खिलाफ चली जाएगी। सर उल्टा सीएमए इंस्टीट्यूट खासकर मेरे खिलाफ चली जाएगी। बोला नहीं सर ऐसा नहीं है। तो सर मुझे तो लगता है मेरे खिलाफ चली जाएगी इंस्टीट्यूट, मैं सीए हूं, सीएमए नहीं। और हो सकता है स्टूडेंट्स भी मेरे खिलाफ चले जाएं कि सर आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में भला बुरा कह रहे हो। सर अगर ऐसी बात नहीं है तो सीएमए इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन चैप्टर लेवल पे, वहां पर देख लीजिए कहीं भी ये लोग सीए को अपॉइंट नहीं करते। अच्छी बात है, आप सीएमए को अपॉइंट कीजिए और उनको इनकरेज कीजिए, करिए, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूं मोस्ट वेलकम डिसीजन। मुझे लगता है कि मेरी कैपेसिटी नहीं बनती है कि मैं सीएमए इंस्टीट्यूट को मेल लिखूं और बताऊं ये सब बात। पढ़ाने के दौरान मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। अब मेरी क्या गलती है, ये वाली क्लास यूट्यूब पे भी जाएगी, तो पढ़ाना तो मैंने जो दोनों बच्चों को है,
अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को भी और यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को भी, जो मेरे ही पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो मुझे रिवीजन के लिए फॉलो कर रहे हैं। सर मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको गलत लगे सही लगे, लेकिन मेरे पास पॉइंट है गलत सही बताने के लिए। हम लोग का इस चैप्टर का एक ओवरव्यू और रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। हम लोग लेंगे 10 मिनट का ब्रेक, और 10 मिनट के ब्रेक के बाद आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हमसे जुड़िए। आगे इस 8-10 पेज को कंटिन्यू करते हैं। कितने पेज है टोटल? 7 पेज हैं। 7 पेज में से 80% तो हम लोग पढ़ चुके, ठीक। उस 7 पेज के कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। उसके बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन सीए के, सीएमए के, सीए के, सीएमए के सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के जो पूछे हुए हैं, यही एग्जाम में छपना है, बस ऐसे समझिए। सर अगला चैप्टर ऑफेंसेस और पेनल्टी पे जाने से पहले हमें सारे क्वेश्चन करने हैं, एक एक करके क्लास में समझाऊंगा। मैंने पहले ही आपसे वादा किया है कि मैं आपको कोई बर्डन नहीं देना चाहता किसी भी पेज का। हाँ, ये अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अभी 1 घंटे से समरी देने की कोशिश की है, वो उसमें अब ये सारे नोट्स की बातें कंप्लीट हो जाए। समरी में हमने क्या क्या पढ़ा सर? समरी में हमने सेक्शन के रेफरेंस लिए, सब सेक्शन के रेफरेंस लिए, फॉर्म्स के रेफरेंस लिए। इस चैप्टर में मैं रूल्स में ज्यादा नहीं गया, क्योंकि इस चैप्टर में इंस्टीट्यूट की तरफ से रूल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहीं पे मेरे सीएमए के स्टूडेंट्स पूछते हैं सर सीए से ये कैसे डिफरेंट है? तो भाई अब सीए का मॉड्यूल देख लेंगे। सीए के मॉड्यूल में और भी सेक्शंस हैं, और भी रूल्स हैं। भाई फॉर्म तो जितने हैं सारे पढ़ लिए, रूल्स हम गए ही नहीं। और सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में रूल्स भी हैं, उसके अलावा सारे सेक्शंस हैं सीए के मॉड्यूल में। सारे सेक्शन का मतलब सर ये सारे सेक्शन 107 से 121 तक सारे सेक्शंस हैं सीए के मॉड्यूल में। तो टू दैट एक्सटेंट सीए में स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ना है। सर ये कौन सा बच्चा मेरे से जानना चाहता है? टेलीग्राम पे जो जुड़ा हुआ है, जो यूट्यूब पे जुड़ा हुआ है, और जो सीए फाइनल के इनडायरेक्ट टेक्स्ट फैकल्टी से क्लास ले रहा है, वो सीएमए स्टूडेंट्स जो सीए फाइनल के फैकल्टी से क्लास ले रहे हैं, आईडीटी की, जो बोलते हैं कि दिस क्लासेस आर कॉमन फॉर सीए एंड सीएमए स्टूडेंट्स। हालांकि उनकी प्रायोरिटी सीए रहती है, वो ना तो सीएमए स्टूडेंट्स को क्लास में रिकॉग्नाइज करते हैं, ना सीएमए के कोर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, ना ही सीएमए के मॉड्यूल को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो बस पढ़ाते हैं। तो वो स्टूडेंट्स मुझसे जानना चाहते हैं कि सर हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट सीएमए कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम सीए कोर्स। भाई अब एक एक करके एनालिसिस तो मैं नहीं बता सकता, ये तो अब आप ही को देखना पड़ेगा कि सीएमए के मॉड्यूल में सेक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि सेक्शन 111 और 1110 और 109, ये 3 सेक्शन नहीं है। 109, 110 और 111 ये 3 सेक्शन नहीं है सीएमए के मॉड्यूल में, और सीए के मॉड्यूल में ये 3 सेक्शन है। वहां इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, वहां क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। Here I am totally addressing to a CMA students appearing for Group 4 exams, चाहे उनका एग्जाम्स दिसंबर 20 में हो या जून 21 में। कोई अमेंडमेंट अगर नहीं है इस एरिया में अगले 1 साल में, तो ये वीडियो काम आएगी कहां तक? दिसंबर 2021 तक काम आएगी। ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट पेज 30.1 से।